हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 36 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारा जो मास्टर कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि हमारे मास्टर कोर्स का जो कंटेंट है वो कैसा है, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो 2 दिन के अंदर आप अच्छे तरीके से जेआईबी के सिलेबस और हमारे कंटेंट को देख पाते हो। इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ ₹1 से जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे डेमो कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो, हमारे देश के अंदर ना कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन सेक्टर्स की भी डेवलपमेंट जो है वो करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की आधी से जो ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है क्योंकि देखो, अगर हमें अपने देश की ग्रोथ करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो अब इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर क्यों कहा जाता है? तो देखो, जब भी लोन देना होता है या फिर कोई भी स्कीम लेकर आनी होती है तो इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, पहले इन सेक्टर्स को लोन दिया जाता है, बाद में पैसा बच जाता है तो दूसरे सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं, है ना, जिनको गवर्नमेंट और आरबीआई मानती है कि ये हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं? सबसे पहले है एग्रीकल्चर, फिर है आपका एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है ना, इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट और यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा रियल एस्टेट। तो आपको रियल एस्टेट को चूज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पता हो कि कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। अब बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? तो देखो, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उनको प्रॉपर फंड्स मिले, प्रॉपर यहाँ पर लोन्स वगैरह जो है मिले। ठीक है, तो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया। ठीक है, ये क्या है? एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसके तहत हमारे देश के अंदर जो बैंक्स हैं, है ना, उनको अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन प्रपोर्शन कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक एबीसी बैंक है। ठीक है, वो टोटल जो लोन्स एडवांसेस देती है वो 100 करोड़ रुपए के देती है और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है 40% है। तो जो एबीसी बैंक है उसको 100 करोड़ का 40% यानी कि 40 करोड़ रुपीज कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा लोन्स एडवांसेस की फॉर्म में। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको फंड्स वगैरह जो है वो मिल पाए। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोज किया जाता है बैंकों के ऊपर, जिसके तहत बैंकों को अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो की कैसे जाती है? तो देखो, बैंक की 2 चीजें देखी जाती है। पहला, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और दूसरा क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, इसमें से जो भी हायर है उसके बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए एक एबीसी बैंक है, उसका जो
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो है 100 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है वो है 80 करोड़ रुपए। दोनों में से हायर क्या है? दोनों में से हायर है एएनबीसी, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसके बेसिस पे की जाएगी, एएनबीसी के बेसिस पे। जैसे अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है 40%, तो किसका 40% होगा? एएनबीसी का। यानी कि 40 करोड़ रुपए कंपलसरी इस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टारगेट्स और सब टारगेट्स की। तो डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट टारगेट्स और सब टारगेट जो है वो बनाए गए हैं, है ना। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो 4 बैंक्स हैं। वैसे तो 5 बैंक्स हैं, 5वीं बैंक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, है ना। और फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ध्यान रखना है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के अंदर रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते, क्योंकि इनके लिए अलग से टारगेट जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट की बात करें टोटल, तो वो है 40%। मतलब अगर एक डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है, एबीसी बैंक, उसका जो एएनबीसी है 100 करोड़ है और जो सीईओबीएसई है वो 80 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 40%, एएनबीसी का 40% जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर को, ठीक है। अगर हम फॉरेन बैंक की बात करें जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, तो पहले तो देखो जो ओवरऑल टारगेट है वो तो सेम है ना, 40%, है ना। पर थोड़ा सा चेंज है कि इस 40% में से जो 32% है ना, वो फॉरेन बैंक दे सकती है एक्सपोर्ट सेक्टर को, और मिनिमम 8% उसे बाकी प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो देना होगा। ये जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अलग से सब टारगेट बनाए गए हैं। पर इसके लिए सिंपल है कि 40% टोटल, 32% मैक्सिमम एक्सपोर्ट सेक्टर को और मिनिमम 8% बाकी सेक्टर्स को। रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो 75%, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए जो टारगेट है वो मैक्सिमम 15% ऑफ एएनबीसी। देखो वैसे तो हम देखते हैं कि एएनबीसी और सीईओबीएसई उसमें से कौन सा हायर है उसके बेस पर लैंडिंग की जाती है। पर अगर हम बात करें मीडियम इंटरप्राइजेस की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिन्यूएबल एनर्जी की और रीजनल रूरल बैंक के टारगेट की, तो 15% ऑफ एएनबीसी ओनली, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 60% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीएसई विच एवर इज हायर। अब बात करेंगे सब टारगेट्स की। देखो ओवरऑल टारगेट आपको पता चल गया है 40%, अब इसके ही सब टारगेट बनाए गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 18% जाएगा, ठीक है। और इस 18% में से 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, और 14% में से 10% जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं, है ना। सबसे पहले देखो, मान लीजिए कि जो एएनबीसी है बैंक का वो है 100 करोड़ रुपए, और जो सीईओ भी है वो 80 करोड़ रुपए, ठीक है। तो लैंडिंग की जाएगी इसके बेसिस के ऊपर। तो 100 करोड़ का 18% जाएगा टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। उसके बाद 100 करोड़ का 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, ठीक है। यानी कि आपने 18% के ही हिस्से बना दिए, ठीक है। टोटल 18%, फिर इसमें से 14, इसमें से ही 14 जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, और इस 14 में से 10% कंपल्सरी जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। कोई डाउट हो आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइजेस की, तो वो है 7.5%, और अगर हम बात करें वीकर सेक्शन की तो वो है 12%। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। तो इसके ऊपर ये सारी जो लिमिट्स है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक के केस में सेम है, 18% जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें से 14% जाएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को और 10% जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जाएगा वो 18% जाएगा। ऐसा नहीं है कि 18% एग्रीकल्चर को, उसके बाद 14% और यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को, नहीं। इस 18% में से ही 14% जो है नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को जाएगा और 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइजेस की, तो वो 7.5% है, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन वो है 15%। चलिए अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सेम है, 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को, 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, 7.5 जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस को, 12% जो है वो एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। अब बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। तो इसका जो टारगेट है, देखो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है 60%, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, और एडवांस टू वीकर सेक्शन वो है आपका यहाँ पर 12%, ठीक है।
तो अब अगर हम एक समरी प्रिपेयर कर लें जो जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये देखो ये टारगेट और सब टारगेट की समरी है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। तो इसका आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि एक ही इमेज के अंदर आपको पूरे लेक्चर की समरी वगैरह जो है वो मिल पाए। ठीक है, अब अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूं फिर उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक बैंक है ना, उसका जो एएनबीसी है वो है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और जो सीई ओबीएसई है वो है 80 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये जो बैंक है वो एक डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और ये रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो करनी है। सबसे पहले तो अगर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो वो कितना होगा, तो 100 करोड़ का 40%, यानी कि 40 करोड़ रुपीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो देखो एएनबीसी 100 करोड़ है, इसका 18% निकाल लीजिए। 100 करोड़ का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 100 करोड़ का 18%, 100 करोड़ का 18%, ये हो जाएगा 18 करोड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो अब अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्पोरेट फार्मर की, तो जो आपका 18 करोड़ है इसमें से ही 14%, अगर हम 100 करोड़ का 14% निकालें तो वो कितना होगा, 14 करोड़ रुपए। तो 18 करोड़ में से 14 करोड़ रुपए कंपल्सरी जाएंगे नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को। फिर इस 14 करोड़ में से भी 10 करोड़ यानी कि 10% ऑफ एएनबीसी वो जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। 7.5% यानी कि 7.5 करोड़ जो है वो जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और 12 करोड़ जो है यानी कि 12% जाएगा एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। तो मैंने आपको डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की एग्जांपल से यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो सिखा दिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट कैटेगरी के साथ मैच करना है। सबसे पहले टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है 40%, तो 3 के साथ, एग्रीकल्चर 18%, तो 4 के साथ, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5%, तो 2 के साथ, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12%, तो 1 के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए को 3 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 2 के साथ, डी को 1 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एबीसी बैंक लिमिटेड है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है इंडिया के अंदर, इसका जो एएनबीसी है वो 12,000 करोड़ है, और जो सीईओबीई है वो 10,000 करोड़ है। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर था बैंक का, है ना, उसने ये एग्रीकल्चर लैंडिंग की है। तो आपको पता करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग है वो 2,000 करोड़ की है, टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन क्या रहा है कि बैंक ने जो ओवरऑल एग्रीकल्चर टारगेट था वो अचीव कर लिया है। चेक करें कि अचीव किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है उसके लिए है 18% ऑफ एएनबीसी या सीईओबी विच एवर इज हायर। तो एएनबीसी हायर है तो 1200 करोड़, 12,000 करोड़ का आपको निकालना है 18%, ठीक है। तो ये रहा आपका 12,000 करोड़ का 18%, तो ये आएगा 2160 करोड़, 2160 करोड़, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि लैंडिंग करनी थी 2160 करोड़, यहाँ पर सिर्फ 2000 करोड़ की गई है। उसके बाद बैंक ने यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का जो टारगेट है वही सिर्फ अचीव किया है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो देखो 18% में से 14% जाएगा किसको, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को। तो ये रहा 12,000 करोड़, इसका आपको 14% जो है वो निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा 1680 करोड़। तो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को कितनी लैंडिंग की गई है, 1500 करोड़, यानी कि ये भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1680 करोड़ करने थे, सिर्फ 1500 करोड़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बैंक ने स्मॉल मार्जिन फार्मर का टारगेट जो है वो सिर्फ अचीव किया है। तो देखो स्मॉल मार्जिन फार्मर 12,000 करोड़ का 10%, वैसे तो आपको पता ही है 1200 करोड़ आएगा, है ना, 10% सीधा सीधा 1200 करोड़ आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि 1300 करोड़ लैंडिंग की है, यानी कि बैंक ने नॉन स्मॉल मार्जिनल फार्मर का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बैंक है शॉर्टफॉल इन एग्रीकल्चर लैंडिंग। तो देखो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन लग रहा है, सबसे ज्यादा सही जो है वो ऑप्शन सी है कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर का टारगेट सिर्फ यहाँ पर अचीव किया है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रीजनल रूरल बैंक को अप्रोच करती है ताकि वो क्रेडिट ले पाए, ठीक है। तो जो आरआरबी है
वो इवैल्यूएट कर रही है कि भाई उसे कितनी यहाँ पर लैंडिंग जो है वो करनी चाहिए मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो कंबाइंड लिमिट है वो कितनी है रीजनल रूरल बैंक की। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट करवाया था मैंने आपको, ये वाला पॉइंट। तो देखो यहीं पे यही पॉइंट है, मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इनके लिए जो टारगेट रखा गया है वो है एएनबीसी का 15% मैक्सिमम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है तीनों सेक्टर्स के लिए, है ना, यानी कि तीनों सेक्टर्स में रीजनल रूरल बैंक जो मैक्सिमम लैंडिंग कर सकता है वो है एएनबीसी का 15%। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा। वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस या पीपीवी, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको पीपीवी का मास्टर कोर्स मिल जाएगा, एएफएम का मास्टर कोर्स मिल जाएगा और आरबीएलएम का भी मास्टर कोर्स जो है वो मिल जाएगा। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और इस कोर्स में आप सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो और इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप हमारा मास्टर कोर्स का सारा कंटेंट जो है वो देख सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।